हेलो, मैं हूँ राजेश कुमार। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये कहानी मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाऊँगा। जिन लोगों के पास ये किताब न हो या जो लोग मोबाइल का समय बिताने के लिए जो यूज़ करते हैं उस जगह पर ये हमारे वीडियो को उपयोग में लाएंगे, या जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो लोग। तो ठीक है, इस वीडियो बनाने से पहले आप सभी लोगों को राजेश का नमस्ते। यदि मुसलमान भाई लोग देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो इस कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में, जीवनी से संबंधित थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके जो कुछ किताबें लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी की आधुनिक कवियों के जन्मदाता के रूप में अपार लोकप्रिय व मान्यता प्राप्त की। साथ ही विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में उनका शुमार हुआ और उन्हें कथा सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में जुलाई माह की 31 तारीख को बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था व इन्होंने नवाब राय के उपनाम से लिखना शुरू किया था। बाद में अंग्रेज़ों के उत्पीड़न के कारण उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया व आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1936 में अक्टूबर माह की 8 तारीख को मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ठीक है, अब हम उनकी कहानी को हम पढ़ते हैं। उनकी कहानी को पढ़ते हैं कि बड़े घर की बेटी। इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय से बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसी जगह एक बूढ़ी भैंस भी उनके शरीर में अस्थिर पंजर के सिवा और कुछ न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से आधी संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ, खड़ा, चौड़ी छाती,
भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से पैतृक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक पर उनका विश्वास। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्णमधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बहुत सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला मैदान में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एक मात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जात और देश के दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय पर विरोध था। ये अपने सास ससुर देवर या ज्येष्ठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़, फानूस। ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोज्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूसिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे।
पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां थीं और दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी पड़की थी। वह अपनी सब चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उनका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और यही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भवन से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, है इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उड़ती है, उसी सुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गलियां सह लेती हैं,
मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथ मरा भी तो 9 लाख का, यहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड़ू ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब वह चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी पर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन बाद आनंदी कुप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल का समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ बहू, बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुकर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मौके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत थी कि कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में
क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ। यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, उसे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मैके को बुला भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहें। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल के पास जाकर बोले, दादा, अब इन घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती हैं। कड़ी बात सब चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर
लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर एक बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और नहीं सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसके जब कभी भूल चूक हो उसे कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने मनुष्य भी थे, जो इस कुल की अनीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसके विद्या पढ़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चित किया, चाहे कुछ क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। परंतु कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता।
बेनी माधव बेटा बुद्धिमान, लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ। उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसके कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें का बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी यह इतना मान सम्मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्हें भी बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिए तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं।